हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को, अनुवांशिकता को। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होता है ना बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना मैं आपको सारे करवा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7-7 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पूरा टॉपिक अनुवांशिकता। ठीक है, यानी अनुवांशिकता क्या होता है। ठीक है, इनके जनक कौन है। ठीक है, और जो जनक है उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर से देखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुवांशिकता होता क्या है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अनुवांशिकता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, तो देखिए क्या होता है कि माता पिता से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले लक्षण को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कि माता पिता से जो भी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं उनको हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इतना समझ में आया। देखिए इन लक्षणों को वंशागति यानी इन लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज करिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आपके ये माता पिता है, मान लेते हैं आपके माता पिता। ठीक है, ये आपके माता पिता हैं। अब माता पिता के जो भी लक्षण होंगे ना वो उनकी संतान में जाएंगे। ठीक है, उनकी संतान में जाएंगे। अब जब उनकी कोई संतान बनेगी ना, उनकी कोई ना कोई संतान बनेगी, अब देखिएगा वो संतान किसी ना किसी से विवाह करेगी। तो विवाह करने के फलस्वरूप इन दोनों के जो लक्षण होंगे वो किसी ना किसी संतान में जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं। और देखिएगा इन लक्षणों की जो वंशागति होती है ना, इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी लक्षण कहलाता है। ठीक है, और अनुवांशिकी लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अनुवांशिकता समझ में आ गया होगा। यानी कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं उन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए अनुवांशिकता की खोज किसने की थी ये भी जान लीजिए, क्योंकि अनुवांशिकता की जो खोज की थी ना ये आपसे एग्जाम में 1 नंबर या बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अनुवांशिकता की खोज आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ध्यान रखना एग्जाम में 1 नंबर का बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहेगा कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी और किस पौधे पर की थी। ठीक है, और ये चलिए ये क्वेश्चन बाद में आपसे बताऊंगा। ठीक है, किस पौधे पर इन्होंने खोज की थी। तो देखिएगा अनुवांशिकता की खोज आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया। और इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकता का जनक, इन्हें अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे मेंडल के कुछ प्रयोग, क्योंकि मेंडल ने भाई साहब अनुवांशिकता के संबंधित 3 प्रयोग दिए थे, तीन नियम दिए थे। उन 3 नियमों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग समझिएगा बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंडल के वो 3 नियम जो आपको पढ़ने हैं। तो देखिएगा आप लोग हेडिंग डालिएगा मेंडल के अनुवांशिकता संबंधित नियम, यानी कि मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे कि मेंडल ने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 3 नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसमें कि आप सभी देख लीजिएगा पहला नियम इनका था प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसको देख लेना। इसके बाद देखिए तीसरा जो नियम था वो था आपका स्वतंत्र अपविहन का नियम। क्या था? स्वतंत्र अपविहन का नियम, इसको ध्यान से समझना। देखिए ये 3 नियम थे जो आपके मेंडल ने दिए थे। ठीक है, और यही नियम आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सभी नियमों की। आखिर में प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपविहन का नियम क्या होता है, इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए हेडिंग लगाइएगा प्रभाविता का नियम, इसको आप लोग अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा प्रभाविता का नियम होता क्या है। तो देखिए इस नियम के अनुसार जीन के जोड़े में से एक प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है।
कहने का मतलब है कोई प्रभावी जीन जो होगा ना, जो प्रभावी जीन, वो अप्रभावी जीन को प्रभावित नहीं होने देता है। यानी कि जो प्रभावी जीन होता है वो अप्रभावी जीन को प्रदर्शित नहीं होने देता है, यानी प्रदर्शित नहीं होने देता है। अर्थात जब परस्पर, यानी कि जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी जो संतानें होती हैं स्टूडेंट्स, वो विरोधी लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है तथा दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है दोनों लक्षण तो होते हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल जो प्रभावी लक्षण होता है वो केवल और केवल प्रदर्शित होता है। यानी जो प्रभावी लक्षण होता है वो प्रदर्शित होता है, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होता है वो प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल के प्रभाविता का नियम। ठीक है, अगर आपको ये नियम समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिलहाल एक बार आप लोग शॉर्ट टर्म में समझ लो तो आपको हो सकता है बेटर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कोई प्रभावी लक्षण है, मान लीजिए कोई प्रभावी लक्षण है और कोई अप्रभावी लक्षण। ठीक है, कोई प्रभावी लक्षण वाला पौधा है, कोई अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है। तो मान लेते हैं कि कैसे कि कोई भी प्रभावी लक्षण वाला पौधा आपका टी है और यहाँ पर दोनों टी मैं मान लेता हूँ प्रभावी लक्षण वाले जो पौधे हैं वो कैपिटल टी है। और देखिए अप्रभावी लक्षण वाले जो पौधे हैं ना स्टूडेंट्स, वे आपके स्मॉल टी। कौन कौन से, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ध्यान से समझना। अब बेटा मैंने इनके बीच क्रॉस कराया, अब देखिए ना ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको पूरा माइंड देना है यहाँ पर। अब देखिए मैंने इनके बीच क्रॉस कराया तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर ये एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, मगर ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो पहला आपका कैपिटल टी होता है इसका क्रॉस हम लोग इससे करा देते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस इससे करा देते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये आपका दूसरा दे रखा है कैपिटल टी, इसका हम लोग बेटा इसके साथ करा देते हैं क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि यहाँ पर प्रभावी कौन सा और अप्रभावी कौन सा है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पर जो कैपिटल टी है प्रभावी है और यहाँ पर जो स्मॉल टी है अप्रभावी है। ठीक है, आप लोग यही कहोगे ना, जो स्मॉल टी वो अप्रभावी है। यहाँ पर भी आप लोग ये कहोगे जो कैपिटल टी है प्रभावी है और स्मॉल टी कैसा है, अप्रभावी है। तो आप लोग बताइएगा जो प्रभावी है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, यानी ये नियम क्या कहता है, जो प्रभावी होता है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और जो अप्रभावी होता है वो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो बताइएगा यहाँ पर कैपिटल टी क्या होंगे, दोनों ही है, यानी कि दोनों में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा तो ये दोनों ही कैपिटल टी वाले होंगे। यानी कि ऐसा होता है बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करना। ये क्या कहता है, वे लक्षण जो अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो नहीं दिखाते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, पहले जो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर आपके जो ये पहली F1, इसे हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे आपको मिले, यहाँ देख लीजिएगा F1 पीढ़ी में जितने भी आपको पौधे मिले सारे के सारे कैसे लंबे मिले। लंबे का कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये जो कैपिटल टी है लंबा है, मान लेते कैपिटल टी लंबा है और स्मॉल टी कैसा छोटा पौधा है, तो यहाँ पर जितने भी पौधे हमें मिलेंगे सारे के सारे लंबे पौधे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताया, इसको मैं अभी डायग्राम के जरिए आपको और अच्छे से समझाऊंगा, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फिर आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मेंडल ने इस नियम को क्या कहा, मेंडल ने इस नियम को एक संकर क्रॉस के प्रयोग से प्रतिपादित किया। किससे प्रतिपादित किया, एक संकर के क्रॉस से प्रतिपादित किया। यहाँ पर केवल और केवल एक संकर क्रॉस ही हो रहा है। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है भाई साहब जो लंबे भी हों और बौने भी हों। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर जो भी पौधे यहाँ पर आपके बने वो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि संकर पौधे हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब होता है संकर पौधे। और जो शुद्ध लंबे होते हैं वो होते कुछ इस प्रकार से कैपिटल टी और जो शुद्ध बौने होते वो होते कैपिटल स्मॉल टी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके शुद्ध जो लंबे थे उनके बीच और शुद्ध बौने के बीच मैंने क्रॉस कराया, जिसके फलस्वरूप हमें एक संकर क्रॉस में क्या मिला, संकर लंबे पौधे मिले। तो बेटा इतना समझ में आया आप सभी को। तो देखिए अब मैं इसको आपको एक डायग्राम के जरिए, प्रयोग के जरिए मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रयोग नंबर 1। अब देखिए प्रयोग नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने। अब देखिए शुद्ध लंबे पौधे मैंने क्या ले लिए, शुद्ध लंबे मैंने ले लिए कैपिटल टी। ठीक है, और शुद्ध बौने पौधे मैंने ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी शुद्ध बौने ले लिए मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और शुद्ध लंबे ले लिए हमने कैपिटल टी।
अब देखिए क्या होता है, जब इनके मध्य हम लोग क्रॉस कराते हैं, जब इनके मध्य क्रॉस कराते हैं, देख लीजिएगा F1 पीढ़ी में जब इनके मध्य हम लोग क्रॉस कराते हैं तो प्रथम जो आपकी F1 पीढ़ी होती है, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, प्रथम F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे आपको प्राप्त होते हैं सभी लंबे होते हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, संकर लंबे पौधे भी कह सकते हैं, ठीक है, संकर लंबे पौधे। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट आपको इतना लिख के आना सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आपको अभी बताया था क्रॉस करके, सिंपल से पहला वाला जो कैपिटल टी है इसके कैपिटल टी से क्रॉस करता है, इसका दूसरा वाला कैपिटल टी इसके दूसरे वाले स्मॉल टी से क्या करता है, क्रॉस करता है। तो देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि सभी प्रकार के लंबे पौधे हमें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये होती है आपकी प्रभाविता नियम, और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके आने वाला जो आपका दूसरा है ना, दूसरा नियम, वो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो फिर चलो अगला नियम देखते हैं। तो देखिएगा अगला जो आपका नियम है ना, इसको अच्छे से समझ लिया, और उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पृथक्करण या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है, युग्मकों की शुद्धता बताता है, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हो आप लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस नियम के अनुसार लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और एक युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। इसे ही हम लोग युग्मकों की शुद्धता अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। मतलब कहने का यहाँ क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ जैसे कि बहुत सारे, जब मैंने F1 पीढ़ी में, आप लोग देख लीजिएगा F1 पीढ़ी में मैंने सभी लंबे पौधे यहाँ पर बनाए, यानी सभी लंबे पौधे बने यहाँ पर, लेकिन जब मैंने इनके मध्य क्रॉस कराया, अब देखना जब मैंने इनके मध्य क्रॉस कराते हैं, इन जो आपकी दूसरा नियम है ना, उसमें इन दोनों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। अब जब बेटा इन दोनों के मध्य क्रॉस होता है तो देखिए पहला वाला इसके संग करेगा, इसका पहला वाला फिर इसके संग करेगा, इसका दूसरा वाला पहले के संग करेगा, इसका दूसरा वाला यानी कि दूसरा वाला दूसरे के संग करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जो शुद्ध पौधे होते हैं ना, शुद्ध, वही हमको यहाँ बताने होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ अच्छे से समझ लिया ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले F1 पीढ़ी के सभी पौधे संकर लंबे अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्राप्त हुए थे, या फिर होते हैं, या फिर हुए थे। अब देखिए F1 पीढ़ी का स्वर परागण कहने का मतलब दोबारा क्रॉस कराने पर, स्वर परागण का मतलब होता है दोबारा, तो दोबारा या फिर दोबारा कह सकते हो, दोबारा निषेचन कह सकते हो, या फिर दोबारा स्वर परागण कराने पर दोबारा निषेचन होता है। स्वर परागण का मतलब होता है दोबारा निषेचन, दोबारा क्रॉस कराने पर। तो देखिए जब इसका हम दोबारा क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं और बौने पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो अनुपात होता है ना, दो तरीके से निकल के आता है। देखिए जो पहला आपका अनुपात होता है, इसको आप लोग कह सकते हो फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप में आपका होता है जितने आपके लंबे पौधे होंगे, चाहे वो संकर हो या फिर आपके प्योर लंबे हो, उनको हम एक मतलब कि उसको हम एक तरफ कर देते हैं, और जो आपके एकदम बौने होते हैं उनको हम लोग एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो उनका जो अनुपात निकल के आता है वो निकल के आता है 3:1, यानी 3:1। अब देखिए जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो देखिए जीनोटाइप का अनुपात ये होता है जो आपके शुद्ध लंबे, एकदम शुद्ध लंबे, उनको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। इसके बाद जो आपके संकर लंबे होंगे उनको एक तरफ कर लेंगे, और इसके बाद जो आपके लास्ट में जो बौने बच जाएंगे उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो अनुपात निकल के आता है आपके जीनोटाइप का अनुपात, वो 1:2:1 निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ से आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न आ सकता है, तो फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात को आपको याद रखना है। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न हर साल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया F1 पीढ़ी का दोबारा स्वर परागण कराते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पर स्वर परागण हम लोग कराएंगे, ठीक है। आपको सेम वैसा ही फिगर सबसे पहले शुरुआत से बनाना है, क्योंकि अलग अलग आता है तो अलग अलग, ये तो है नहीं कि आप लोग सीधा F1 पीढ़ी से क्रॉस कराने लगोगे, आपको सिंपल से पहले शुरुआत से एकदम करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मटर के लंबे पौधे को ले लिया जो आपके कैपिटल टी थे। इसके बाद मैंने मटर के बौने पौधे को ले लिया जो आपके स्मॉल टी थे। अब देखिए इनके मध्य जब मैंने क्रॉस कराया, तो इनके मध्य जब क्रॉस हुआ तो देखिएगा यहाँ पर आपके कैसे पौधे प्राप्त हुए, संकर बौने लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब देखिए यह आपके कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य जब मैंने दोबारा स्वर परागण कराया, तो यहाँ देख लीजिएगा इसका पहला इससे करेगा, फिर ये क्रिया इससे करेगा, यानी सॉरी क्रिया कह रहा हूँ, यानी कि ये सबसे पहले इससे क्रॉस करेगा,
फिर ये इससे क्रॉस करेगा, यानी कि पहला आपका 2 बार करेगा, अब ये इसके 2 बार करेगा। तो देखिए पहला जब इससे करेगा तो कैपिटल टी बनेगा। इसके बाद देखिए ये आपका इससे जब करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसके बाद जब स्मॉल टी कैपिटल टी से करेगा तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद देखिए ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी क्रॉस करके स्मॉल टी बना लेते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ समझने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा बनाना ये एकदम लंबा प्योर लंबा पौधा बना, तो ये मैं आपको जीनोटाइप के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए जीनोटाइप के लिए बता रहा हूँ। यहाँ जो प्योर लंबा बना वो एक है। अब देखिए ये जो एक जैसे जो दिख रहा है ना, ये दो एक जैसे मुझे दिख रहे हैं, ये आपके संकर पौधे हैं, तो ये मान लेते 2 प्राप्त हुए। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर एक ऐसा पौधा प्राप्त हुआ जो बिल्कुल बौना है, तो ये आपका कितना प्राप्त हुआ, 1। तो मैं मान लेता हूं इसका जो जीनोटाइप अनुपात निकल के आया 1:2:1 निकल कर आया, ठीक है। आपको ये सब नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको जैसा मैंने शुरुआत में फिगर लाया था यहाँ पर मैंने दिखाया था, आपको वैसा ही फिगर बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप लोग जीनोटाइप अनुपात समझ गए ना। जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब जो ये आपके शुरुआत के ये 3 पौधे मिले ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 3 पौधे होते हैं इनको मान लेते हैं यहाँ पर लंबे, इनको क्या मान लेते हैं, लंबे पौधे मान लेते हैं, ठीक है। लंबे पौधे मान लेते हैं, ठीक है। अब जब देखिएगा इसको हम लोग लंबे पौधे मानते हैं तो देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से समझना, जब हम लोग इनको लंबे पौधे मानते हैं तो ये तीनों ही कैसे होते हैं, ये सॉरी ये तीनों ही क्या, हाँ सही है, ये तीनों ही कैसे होते हैं, लंबे होते। तो इनका और एक बचा हुआ जो आपका बौना होता है, ये इसका अनुपात निकल के आ जाता है 3:1, ठीक है। तो इस प्रकार से जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात ये रहा, इस प्रकार से जीनोटाइप अनुपात ये रहा, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है। और जो आपका लास्ट नियम बच जाता ना, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा नियम है, आपको हो सकता है उसमें ना समझ में आए, इसलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास देख लेना, वहाँ पर आपको वो नियम भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।